हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सब अच्छे होंगे, सब बेहतरीन होंगे। स्वागत है आप सबों का बंधुगौर एड्यूटेक एप्लीकेशन पे। यहाँ पे बच्चों, बिहार बोर्ड के बच्चों को हिंदी मीडियम में सारी कक्षाओं की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीक़ों से होती है बाबू। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन बंधुगौर एड्यूटेक पे आप सबों का स्वागत है। ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम लोग जो है अपना पहला का क्लास स्टार्ट करेंगे, पहला क्लास पढ़ेंगे। ठीक है। पहली क्लास में बाबू हम लोग को क्या पढ़ना है? पहली क्लास में क्या पढ़ना है? बाबू? क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा कि हम जितना कुछ आपको पढ़ाएंगे, जितना कुछ हम आपको बताएंगे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। और जितना कुछ हम बोलेंगे करने के लिए, वो सारा कुछ आप लोगों को करना है। तो आप लोग मैथ्स बहुत ही अच्छे से सीख पाइएगा और मैथ्स बहुत ही अच्छे से बना पाइएगा। समझ में आ गया बाबू? तो हम लोग आज शुरू करेंगे आप लोगों का पहला चैप्टर, पहला अध्याय जो है वो अध्याय हम लोग आज शुरू करेंगे। गणित का पहला अध्याय जो है वो हम लोग शुरू करेंगे बाबू। ठीक है। तो पहला अध्याय आप लोगों का क्या है? पहला अध्याय क्या है? परिमेय संख्याएं। क्या है? परिमेय संख्याएं बाबू। हम लोग का चैप्टर का क्या नाम है? हम लोग का पहला चैप्टर जो है उसका नाम क्या है? परिमेय संख्या। क्या नाम है बाबू पहला चैप्टर का? हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे आप लोगों का पहला चैप्टर का क्या नाम है? परिमेय संख्याएं। क्या नाम है? परिमेय संख्याएं। बाबू परिमेय संख्या जानने से पहले कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो हम लोगों को जानना पड़ेगा। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो ये जो बाबू हम लोग परिमेय संख्या है, ये जो बाबू परिमेय संख्या हम लोगों का, ये परिमेय संख्या जानने से पहले हम लोगों को कुछ ऐसी संख्याएं इससे पहले भी है जो जानना बहुत ही जरूरी है बाबू। जो जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। क्या है? जो जानना बहुत जरूरी है बाबू। तो आओ हम लोग शुरू करते हैं। धीरे धीरे शुरू करेंगे, धीरे धीरे परिमेय संख्या की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्या करेंगे? परिमेय संख्या की ओर बढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या पढ़ने के लिए जो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा वो क्या पढ़ना पड़ेगा? वो पढ़ना पड़ेगा प्राकृत संख्या। क्या पढ़ना पड़ेगा बाबू? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ये मेरा क्या है? ये मेरा अध्याय पहला है। ये चैप्टर नेम परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। और परिमेय संख्या जानने के लिए उससे पहले कुछ संख्याएं जानना हम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। क्या है? बेहद जरूरी है। उसमें जैसे कि पहला कौन सा है हम लोगों का? प्राकृत संख्या है बाबू। क्या है? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो एक से लेकर के गिनती की संख्या को क्या कहते हैं बाबू? प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से लेकर के अनंत तक की गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे बाबू, यहाँ लिख लेंगे, एक से लेकर के एक से लेकर के अनंत तक की गिनती की संख्या को की गिनती की संख्या को गिनती गिनती की गिनती की संख्या को क्या कहते हैं बाबू? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं बाबू? प्राकृत संख्या कहते हैं। देखो छोटू, जितना बताएंगे जितना पढ़ाएंगे ना, जितना पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे भी, पढ़ाएंगे भी और समझाएंगे भी। बस एक काम हम नहीं करेंगे, वो कौन सा है? कि रटाएंगे नहीं बाबू। हम हर एक चीज को
आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे बाबू, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे छोटू, बहुत ही प्यार से समझाएंगे, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या है? एक से लेकर के अनंत तक की गिनती की संख्या को क्या कहते हैं बाबू? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक कह रहा है? कहाँ से कहाँ तक कह रहा है? जैसे कहाँ से कहाँ तक कह रहा है छोटू? देखो, एक से लेकर के अनंत तक कह रहा है। कहाँ तक कह रहा है? अनंत तक। ये चल जाएगा अनंत तक। प्राकृत संख्या समझ में आ गया। चलो अब हम लोग समझेंगे दूसरा। बाबू इसमें हम लोग को दूसरा समझना है पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। हम लोग दूसरा समझेंगे पूर्ण संख्याएं, कि पूर्ण संख्याएं होती क्या है, पूर्ण संख्याएं होती क्या है। हम लोग दूसरा समझेंगे कि पूर्ण संख्याएं होती क्या है छोटू, है ना। हम लोग दूसरा समझेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्या हम लोगों ने देख लिया कि क्या होती है। एक से लेकर के अनंत तक की गिनती की संख्याओं क्या कहते हैं बाबू? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पूर्ण संख्या देखते हैं कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं बाबू। प्राकृत संख्या हमारा जो है एक से शुरू होता है, एक से लेकर के अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। बाबू पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जब हम क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे, प्राकृत संख्या में क्या करेंगे? जीरो को सम्मिलित कर लेंगे बाबू। क्या कर लेंगे? जीरो को सम्मिलित कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। इसका मतलब क्या हुआ मेरा? जीरो से लेकर के अनंत तक की गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं बाबू? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं छोटू। लो देखो, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जीरो से लेकर अनंत तक की गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं बाबू? पूर्ण संख्या कहते हैं। जब जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं बाबू, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जीरो, एक, दो, तीन, ये डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। तो मेरा जो है प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हुआ था? एक से। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हुआ बाबू? जीरो से। ठीक है, तो हम लोगों ने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या देख लिया बाबू। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग क्या समझेंगे? अब हम लोग समझेंगे पूर्णांक संख्या। आ जाओ, अब हम लोग पूर्णांक संख्या समझते हैं बाबू। देखो तीसरा क्या है हम लोगों का? तीसरा क्या है? पूर्णांक संख्या। तीसरा क्या है? पूर्णांक संख्या। तीसरा है बाबू पूर्णांक संख्या है। तो जितना चीज हम अभी बता रहे हैं आपको, जितना चीज लिख लिख के समझा रहे हैं ना, इस सबको क्या करना, एक अच्छे से कॉपी में सारा चीज को लिखते चलना, ठीक है। क्योंकि यही सेम चीज जो है आप लोग को 9th क्लास में भी पढ़ना है और 10th क्लास में भी पढ़ना है। बस इसमें थोड़ा 8th क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा कम पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में। 9th में उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है और 10th में उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है। तो ये जो कॉपी बना रहेगा आप लोगों का अच्छे से, तो 9th 10th में दिक्कत नहीं होगा, है ना। 9th 10th में दिक्कत नहीं होगा और समझने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। आ जाइए, पूर्णांक संख्या क्या होता है। हम लोगों ने प्राकृत संख्या देख लिया, पूर्ण संख्या देख लिया। अब क्या देखेंगे बाबू? अब देखेंगे पूर्णांक संख्या। क्या देखेंगे? पूर्णांक संख्या की पूर्णांक संख्या आखिर होता क्या है बाबू। तो पूर्णांक संख्या जो है ना, जैसे हम लोग प्राकृत संख्या में एक से लेकर के अनंत तक पढ़े, पूर्ण संख्या में जीरो से लेकर के अनंत तक पढ़े। तो प्राकृत और पूर्ण इन दो संख्या में जो है हम लोग ऋणात्मक कहीं पर नहीं देखे, सब कुछ धनात्मक था। क्या था? देखो इसमें भी सारा कुछ क्या है? इसमें भी सारा कुछ धनात्मक है।
उसके बाद हम लोगों ने ये प्राकृत संख्या भी पढ़ा, इसमें भी सारा कुछ धनात्मक पढ़ा था, ठीक है। और पूर्णांक में क्या हो जाता है, धनात्मक तो होता ही है, साथ में ऋणात्मक संख्याएं भी हो जाती है, साथ में ऋणात्मक मान भी आ जाता है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में जब हम, प्राकृत संख्या में जब शून्य, प्राकृत संख्या में जब शून्य तथा, शून्य तथा ऋणात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक मान को, ऋणात्मक मान को सम्मिलित कर लेते हैं। बाबू सम्मिलित करने का मतलब क्या होता है, मिला लेते हैं छोटू, है ना, क्या कर लेते हैं, सम्मिलित, सम्मिलित कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं। देखो क्या है, प्राकृत संख्या जब, प्राकृत संख्या में जब, क्या है बाबू, प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में जब शून्य तथा ऋणात्मक मान को सम्मिलित कर लेते हैं तो कौन सी संख्या हो जाती है, तो उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं उसे, पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखो पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब तुम लोग कहोगे कि सर इसका मतलब हमको समझ में नहीं आया, इसका मतलब हमको समझ में नहीं आया कि आप क्या बता दिए। देखो अभी समझ में आएगा। मैंने क्या बताया, मैंने बताया बाबू, मैंने बताया कि प्राकृत संख्या में, है ना, प्राकृत संख्या में तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राकृत संख्या लिख लेंगे हम लोग, 1 2 3 4, यही मेरा प्राकृत संख्या था ना, 1 से लेकर के अनंत तक। अब उसमें क्या कर रहा है, उसमें कह रहा है शून्य, तो शून्य को लिखेंगे, देखो तो शून्य को लिखेंगे, ठीक है, शून्य। उसके बाद कह रहा है ऋणात्मक मान, तो -1 -2 -3, ऐसे ही ये डॉट 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 करके ये भी अनंत तक चला जाएगा। यही मेरा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जब भी बाबू कोई संख्याएं, कोई संख्या ऋणात्मक दिखाई दे, इसका मतलब है कि कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है बाबू, पूर्णांक संख्या। धनात्मक दिखाई दे, धनात्मक दिखाई दे तो पूर्णांक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, और धनात्मक दिखाई दे जिसमें जीरो ना हो तो वो सिर्फ प्राकृत संख्या है बाबू, ठीक है, वो सिर्फ प्राकृत संख्या है। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे बाबू, अब हम लोग जो है आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, आगे क्या देखेंगे हम लोग, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखने से पहले एक चीज हम लोग ये देखेंगे बाबू, परिमेय संख्या देखने से पहले हम लोग एक चीज ये देखेंगे कि क्या जब दो पूर्णांक संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे, क्या जब दो पूर्णांक संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हम लोग को पूर्णांक, पूर्ण संख्या ही मिलता है। क्या जब हम लोग दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या हम लोग को पूर्ण संख्या ही मिलता है। आओ ये चीज हम लोग जो है करके देखते हैं बाबू, क्या है ना, करके देखते हैं। आ जाइए हम लोग करके देखते हैं कि क्या जब पूर्ण संख्याओं को जोड़ करेंगे, क्या जब पूर्ण संख्याओं को घटाएंगे, जब पूर्ण संख्याओं को गुणा करेंगे, जब पूर्ण संख्याओं को भाग देंगे तो क्या हम लोगों को पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी या नहीं होगी। ठीक है, आ जाइए बाबू हम लोग देखते हैं। अब क्या देखेंगे, अब क्या देखेंगे छोटू, हम लोग देखेंगे कि क्या जब दो पूर्णांक को जोड़ेंगे, क्या जब दो पूर्णांक को जोड़ेंगे, नहीं सॉरी, क्या जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे, जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या हम लोगों को जो है पूर्ण संख्याएं ही मिलेंगी, क्या हम लोगों को पूर्ण संख्याएं ही मिलेंगी या कुछ और मिलेंगी। ठीक है बाबू, कुछ और मिलेगी। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, अब चेक करेंगे संख्याओं के गुणधर्म। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, संख्याओं के गुण धर्म पढ़ेंगे, है ना, हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के गुण धर्म। आ जाइए बाबू, आ जाइए बाबू। संख्याओं के गुण धर्म पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा प्राकृत संख्या। क्या क्या पढ़ा, पहला प्राकृत संख्या पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा बाबू, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद बाबू हम लोगों ने क्या पढ़ा, पूर्णांक संख्याएं। क्या पढ़ा, पूर्णांक संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। आप लोग के चैप्टर का नाम भी तो यही है, परिमेय संख्या। हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं।
क्या पढ़ेंगे बाबू? परिमेय संख्याएं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं बाबू? उसको कहते हैं परिमेय संख्या। जो संख्या p बट्टा क्यू के रूप में हो उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो लिख लेंगे कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं? p बट्टा में q, p बट्टे q के रूप की संख्या को, p बट्टे q के रूप की संख्या को, p बट्टे q के रूप की संख्या को क्या कहते हैं बाबू? संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। p बट्टे q के रूप की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन बाबू इसको तो हम p बाई क्यू के रूप की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि अगर p बटा क्यू के रूप में रहेगा तो मेरा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन बाबू परिमेय संख्या कहते हैं जहाँ 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 p तथा जहाँ p तथा q क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, मतलब एक पूर्णांक है। और अभी अभी मैंने बताया था कि पूर्णांक क्या है? एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है तथा q इजकल टू नॉट जीरो, मतलब q कभी जीरो नहीं रहेगा। q का मान कभी जीरो नहीं होगा। q का मान कभी शून्य नहीं होगा, कभी शून्य नहीं होगा, है ना? देखो कभी शून्य नहीं होगा बाबू। मेरा परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या क्या है छोटू? परिमेय संख्या क्या है? तो जो संख्या p बाई क्यू के रूप में है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। देखिए क्या 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 3/2, 3/2 ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए हमने बताया कि p बाई क्यू के रूप की संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो तुम लोग कहोगे कि हाँ सर ये जो है ये p बटे क्यू का रूप का है, ये p बटे क्यू का रूप का है। तो बाबू p बटे क्यू के रूप को देखते ही हम लोग ये नहीं कह देंगे कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, देखते ही हम लोग नहीं कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। हम लोग क्या कहेंगे बाबू? हम लोग क्या कहेंगे कि जहां जहां p तथा q एक पूर्णांक, p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या p और q पूर्णांक है? या p और q पूर्णांक है? मैंने पूर्णांक में क्या बताया था? देखो मैंने पूर्णांक में क्या बताया था? क्या बताया था कि एक से लेकर के अनंत तक की संख्या को जो है पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक साइड में भी, ऋणात्मक साइड में भी, और जीरो भी। मतलब जीरो से लेकर के अगर हम लोग धनात्मक संख्या के तरफ जाएंगे, प्लस वाला संख्या के तरफ में जाएंगे तो भी अनंत तक जाएगा, और माइनस वाला संख्या के तरफ में आएंगे तो भी अनंत तक जाएगा। तो देखो यहाँ है ना, यहाँ है ना, यहाँ है, तो मतलब है कि ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। देखो गया। अब देखो, अब कह रहा है कि q बराबर जीरो जो है नहीं होना चाहिए, q का मान कभी शून्य नहीं होगा। तो देखो q का मान शून्य नहीं है ना, मतलब है कि ये संख्याएं जो मेरा है ये क्या है? ये है परिमेय संख्या बाबू। क्या है? परिमेय संख्या। अब देख लो, अब जैसे हम लोगों को दे दे, अब जैसे हम लोगों को दे दे -5/3, क्या ये परिमेय संख्या है? तुम लोग कहोगे कि हाँ सर ये भी परिमेय संख्या है। बाबू रे तो हम पूछेंगे कि ये परिमेय संख्या क्यों है बाबू, बताओ। तो तुम लोग कहोगे कि सर ई पहला p बट्टे क्यू के रूप का है, दूसरा नंबर कि दोनों जो है पूर्णांक है, और तीसरा नंबर कि q बराबर जीरो नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक बाबू रे, अगर हम लोगों को दे दे 5/0, 5/0 तो ये कैसी संख्या है? तुम लोग कहोगे सर ई जो है तो परिमेय संख्या नहीं है। हम बोलेंगे काहे बाबू परिमेय संख्या काहे नहीं है? ये तो p बटा क्यू के रूप में हमको दिखाई दे रहा है, p बटे क्यू के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। तो कहोगे तुम लोग कि नहीं सर आपको गलत दिखाई दे रहा है, आपको गलत दिखाई दे रहा है। ये सच है कि p बटे क्यू के रूप का है, लेकिन आप हम लोगों को बताए हैं कि p और q पूर्णांक होना चाहिए।
तो हम बोलेंगे बाबू पी और क्यू दोनों तो पूर्णांक तो है। तो तुम लोग कहोगे कि सर सिर्फ आप यही नहीं बोले थे कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए, उसमें एक चीज और बताए थे। तो हम बोलेंगे क्या बताए थे। तो आप लोग कहोगे कि सर आप बोले थे कि q बराबर 0 नहीं होगा, q बराबर 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे q बराबर 0 है सर, इसीलिए ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है बाबू, चलो यहाँ तक तुम लोग समझ गए। अब ये बताओ कि 0/3 क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय, ये परिमेय संख्या नहीं है। 0/3 क्या परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है, बताओ तो, बताओ तो, सोचो तो, 0/3 परिमेय संख्या है या नहीं है। क्या समझ में आ रहा है कि 0/3 परिमेय संख्या है या नहीं है। तुम लोग कहोगे कि सर ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब तुम लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है। बाबू परिमेय संख्या के लिए मैंने क्या बताया है कि p/q के रूप की संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। हम तुम लोगों से पूछें कि 0/3 कैसी संख्या है बाबू बताओ, तो तुम लोग क्या बोला कि सर ये परिमेय संख्या है। हम बोलेंगे कि हमको नहीं समझ में आया, तुम लोग समझाओ हमको कि कैसे परिमेय संख्या है। हम बोलेंगे कि हमको नहीं समझ में आया, तुम लोग समझाओ कि ये कैसे परिमेय संख्या है। तो तुम लोग बोलोगे कि सर पहला नंबर कि ई जो है p/q के रूप का है। क्या है, p/q के रूप का है। हम बोलेंगे चलो ठीक है, p/q के रूप का है। फिर तुम लोग कहोगे कि सर ये दोनों पूर्णांक है। क्या है, ये दोनों पूर्णांक है। हम बोलेंगे चलो ये भी ठीक है। और फिर कहोगे कि सर q में जो है 0 नहीं है, 0 नहीं है, इसीलिए मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। बाबू रे हर में अगर 0 होगा ना, हर में अगर 0 होगा, हर में अगर 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि क्या कहता है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये तो जानते हो ना कि अगर 2/5 लिखा हुआ है तो इसमें 2 जो है अंश है, 2 क्या है, अंश है, 2 है अंश। और ये 5 क्या है, ये है 5 हर। ये तो समझते हो ना बाबू, ये तो जानते हो ना कि अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, अब बाबू हम लोग चेक करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे संख्याओं के गुण धर्म। क्या चेक करेंगे, संख्याओं के गुण धर्म चेक करेंगे कि गुण धर्म चेक करेंगे। आओ देखते हैं हम लोग क्या चेक करेंगे, संख्याओं के गुण धर्म। अब हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के गुण धर्म, संख्याओं के गुण धर्म, संख्याओं के गुण धर्म। क्या पढ़ेंगे बाबू, संख्याओं के गुण धर्म पढ़ेंगे। आ जाओ देखो, संख्याओं के गुण धर्म मतलब हुआ बाबू कि इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे ना, हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे। हम लोगों ने तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब चीजें तो पढ़ लिया ना, ये सब चीजें तो पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे कि संख्याओं का गुणधर्म क्या होता है, संख्याओं का गुणधर्म क्या होता है। संख्याओं के गुणधर्म में हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा, क्या कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या, कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। क्या पढ़ा, पूर्ण संख्या। क्या पढ़ा, प्राकृत संख्या। क्या पढ़ा, पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ा, परिमेय संख्या। तो हम लोग जो है इसी का गुण धर्म में चेक करेंगे कि क्या जब हम लोग दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो हम लोग को पूर्ण संख्या मिलेगा या कुछ और मिल जाएगा। जब हम लोग दो पूर्ण संख्याओं को घटाएंगे तो क्या हम लोगों को पूर्ण संख्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। गुना करेंगे तो क्या होगा, भाग देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो वही हम लोग जो है सो चेक करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे कौन सा नियम, कौन सा नियम बाबू, सबसे पहले कौन सा नियम करेंगे चालू, सबसे पहले चालू करेंगे हम लोग, सबसे पहले चालू करेंगे कौन सा, सबसे पहले चालू करेंगे समवृत्ति या समवरक नियम। क्या करेंगे, समवृत्ति या समवरक गुण। आ जाओ पहला गुण हम लोग देखते हैं, पहला गुण हम लोग देखते हैं कौन सा, पहला गुण हम लोग देखते हैं समवृत्त, समवृत्त या समवृत्त या समवरक गुण, समवृत्त या समवरक, समवृत्त या समवरक गुण। बाबू देखो ये हम लोग का पहला गुण धर्म है, इसमें हम लोग चेक करेंगे क्या
इसमें हम लोग चेक करेंगे कि दो संख्याओं को जोड़ेंगे, दो संख्याओं को जोड़ेंगे, दो संख्याओं को जोड़ेंगे। कौन सी संख्या को जोड़ेंगे बाबू? पूर्ण संख्याओं को। तो समवृद्धि या समवरक गुण में हम लोग सबसे पहले कौन सी संख्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या देखेंगे बाबू? पूर्ण संख्या। हम लोग समवृद्धि गुण में देखेंगे सबसे पहला पूर्ण संख्या। सबसे पहला पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में देखेंगे योग के लिए। किसके लिए? योग के लिए। योग मतलब तो जानते हो ना बाबू, क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। जोड़। समवृद्धि या समवरक का मतलब हुआ ना कि जब दो संख्याओं को जोड़ेंगे, जब दो संख्याओं को जोड़ेंगे, जब दो संख्याओं को घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग देंगे, तो हमको अगर दो पूर्ण संख्याओं को कर रहे हैं तो पूर्ण संख्या ही मिलेगा, प्राकृत संख्याओं कर रहे हैं तो प्राकृत संख्या ही मिलेगा। ऐसा हम लोगों को चेक करना है। क्या करना है बाबू? चेक करना है। आ जाओ, आ जाओ, देखो। जैसे जोड़ के लिए हम लोग को चेक करना है। किसके लिए? जोड़ के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। जोड़ के लिए चेक कर रहे हैं बाबू। तो पूर्ण संख्याएं बताओ, कोई कोई दो जो है पूर्ण संख्या बताओ, कोई दो पूर्ण संख्या बताओ। तो तुम लोग कहोगे कि सर कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। क्या बोलोगे? कुछ भी ले लीजिए। 15 ले लीजिए, 20 ले लीजिए। देखो बाबू, हम लोग छोटा ही लेते हैं। क्या लेते हैं? 7 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं। ये दोनों पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है? तुम लोग कहोगे कि हाँ सर, पूर्ण संख्या ये दोनों जो है सो है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जोड़ कर रहे हैं। तो जब बाबू 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15। क्या ये 15 पूर्ण संख्या है? 15 पूर्ण संख्या है? तो बोलोगे कि हाँ सर पूर्ण संख्या है। तुम लोग बोलोगे कि हाँ सर पूर्ण संख्या है। अब देखो, 20 को ले लो, 20 को ले लो और 25 को ले लो, 20 को ले लो और 25 को ले लो। तो जब हम लोग 20 को और 25 को जोड़ेंगे, जीरो में 5 जोड़ेंगे तो 5 और 2 2 4, कितना आएगा? 45। यहाँ लिख देंगे 45। देखो, यहाँ जोड़ें, लिख दिए 45। तो क्या ये पूर्ण संख्याएं हैं? ये पूर्ण संख्या है? तो कहोगे हाँ सर पूर्ण संख्याएं हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें बाबू? हम लोग जो है यहाँ से क्या देखें? हम लोग यहाँ से देखें कि जब हम लोग दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे, जब हम लोग दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो हम लोगों को पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। तो लिखेंगे क्या? अतः पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या लिखेंगे? अतः पूर्ण संख्याएं, अतः पूर्ण संख्याएं जोड़ के अंतर्गत, अतः पूर्ण संख्याएं, अतः पूर्ण संख्याएं, अतः पूर्ण संख्याएं जोड़ के अंतर्गत, अतः पूर्ण संख्याएं जोड़ के अंतर्गत क्या है? अतः पूर्ण संख्याएं जोड़ के अंतर्गत समवृद्धि, समवृद्धि है। योग के अंतर्गत क्या है? समवृद्धि है बाबू। ठीक है, जोड़ के अंतर्गत क्या है? समवृद्धि है। क्या है? समवृद्धि है। मतलब समवृत्त है का मतलब क्या हुआ कि हम लोग, समवृत्त का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? पूर्ण संख्या ही मिल रहा है बाबू, है ना? तो जब जब ये दोनों संख्याएं अंतर्गत समवृत्त है तो क्या हो जाएगा? जब ये दोनों संख्या अंतर्गत समवृत्त है, अतः पूर्ण संख्याएं जोड़ के अंतर्गत समवृत्त है। क्या है? समवृत्त है। अर्थात हम लोग क्या देख रहे हैं? अर्थात क्या देख रहे हैं बाबू? अर्थात जब हम लोग दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ रहे हैं, जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? पूर्ण संख्याएं मिल रहा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे? अर्थात ए तथा, अर्थात कोई पूर्ण संख्या, कोई पूर्ण संख्या ए तथा, ए तथा बी। क्या? ए तथा बी। हम लोग क्या मान लिए? क्या मान लिए बाबू? ए तथा बी, ए तथा बी कोई पूर्ण संख्या ए तथा बी, ए तथा बी
ए प्लस बी के लिए, ए प्लस बी के लिए क्या है बाबू, ए प्लस बी के लिए क्या है छोटू, देखो तो ए प्लस बी यहाँ पे हम लोगों ने क्या बताया, मान लो 7a है 8b है, 7a है 8 क्या है b है, ए तथा बी, ए प्लस बी के लिए, ए तथा बी ए प्लस बी के लिए सदैव क्या है, पूर्ण संख्या है। सदैव, सदैव क्या है, सदैव क्या है बाबू, पूर्ण संख्या है। सदैव क्या है छोटू, पूर्ण संख्या है। सदैव ए प्लस बी के लिए सदैव पूर्ण संख्या है। सदैव, सदैव पूर्ण, सदैव पूर्ण संख्या है। क्या है बाबू, सदैव पूर्ण संख्या है। यहाँ ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें? इसमें हम लोग क्या समझे, इसमें हम लोग ये समझे कि जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो योगफल जो प्राप्त होगा हम लोग को, योगफल मतलब जो जोड़ के प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पे इस संख्या को इस संख्या को जोड़ें तो ये जो मेरा प्राप्त हो, ये क्या हो गया, योगफल हो गया। क्या हो गया, योगफल, मतलब जोड़ने के बाद जो हम लोग को मिला उसको कहते हैं योगफल। समझ में आया यहाँ तक बाबू, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, ये अभी हम लोग पूर्ण संख्या मतलब ये जो पहला हम लोग का गुण है, ये जो ये वाला है समृद्धि या संवरक गुण, इसी में देख रहे हैं अभी हम लोग किसको, पूर्ण संख्या को। किसको देख रहे हैं बाबू, पूर्ण संख्या को। तो पूर्ण संख्या में हम लोगों ने जोड़ को देख लिया, अब हम लोग क्या देखेंगे, घटा को। क्या देखेंगे, व्यवकलन को। किसको देखेंगे बाबू अब हम लोग, अब हम लोग किसको देखेंगे, व्यवकलन को, व्यवकलन को। किसको देखेंगे, व्यवकलन को। किसको देखेंगे बाबू, व्यवकलन को। व्यवकलन क्या होता है वो समझो, क्या होता है वो समझो, क्या होता है वो समझो बाबू। इसका मतलब होता है सिंपल सा घटाओ। इसका मतलब होता है घटाओ। घटाओ तो समझते हो, घटाओ तो समझते हो। अब हम लोग ई व्यवकलन के लिए जो है सो चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, दो पूर्ण संख्याओं को लेकर के। तो बाबू कर लोगे चेक, बाबू कर लोगे चेक, बाबू कर लोगे चेक, हो जाएगा। जैसे जोड़ का किए वैसे ही इसका भी करना है। देखो जैसे कोई भी पूर्ण संख्या ले लो, कोई भी पूर्ण संख्या ले लो बाबू, कोई भी पूर्ण संख्या ले लो, ले लो 15 माइनस 12। जब 15 में से 12 को घटाएंगे, जब 15 में से 12 को घटाएंगे, जब 15 में से 12 को घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा 3, 1 में से 1 जाएगा तो 0। क्या आ गया, सिर्फ 3 आ गया। क्या आ गया, 3। देखो क्या आ गया बाबू, 3 आ गया, 3 आ गया। क्या दो पूर्ण संख्याओं को घटाएंगे तो पूर्ण संख्या मिलेगा? तुम लोग कहोगे कि सर हाँ अभी तक तो आपने जो बताया है उसमें तो पूर्ण संख्या मिल रहा है। अब आगे देखो छोटू, अब मान लो, अब मान लो कि 18 है और 20 है, 18 है और 20 है। क्या है, 18 है और 20 है। अब तुम लोग कहोगे कि सर 18 में से 20 को कैसे घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग क्या करो, 20 में से 18 को घटा दो, कितना आ जाएगा, इससे ये एक हासिल ले लेगा, ये हो जाएगा 0, हो जाएगा 10, 10 में से 8 से जाएगा 2 और ये हो गया 1, तो 1 में से ये गया 0। देखो यहाँ पे आया कितना, 2, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2। लेकिन बाबू हम लोग का जो बड़ा संख्या है उससे पहले किस चीज का चिन्ह है, किस चीज का चिन्ह है? तो तुम लोग कहोगे सर बड़ा संख्या तो मेरा ये 20 है। बड़ा संख्या छोटा संख्या समझ में आता है ना, कि 18 बड़ा है कि 20 बड़ा है, ये तो समझ में आता है। तो कहोगे हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आता है, और यहाँ पे 20 बड़ा है और 20 से पहले माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। बाबू रे हम क्या कहीं पे पूर्ण संख्या में, कहीं पे पूर्ण संख्या में ये बताए थे कि माइनस वाला भी पूर्ण संख्या होगा? देखो तो कहीं पे बताए थे, देखो कहीं भी बताए थे? हम तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ धनात्मक संख्या को ही बताए हैं। क्या किए हैं, सिर्फ धनात्मक संख्या को ही बताए हैं। तो बाबू जब यहाँ पे मेरा ऋणात्मक संख्या आ रहा है, जब यहाँ पे ऋणात्मक संख्या आ रहा है, मतलब है कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पे आकर के ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। क्या है, पूर्ण संख्याएं ये नहीं है, पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बाबू, इसके लिए क्या हो जाएगा? देखो जोड़ के लिए क्या हुआ था, जोड़ के लिए हुआ था कि अतः पूर्ण संख्या जोड़ के अंतर्गत समवृत है, समवृत है मतलब जोड़ने के बाद में पूर्ण संख्या आ रहा है, इसमें क्या लिख देंगे, अतः।
क्या लिखने का बाबू? अतः लिख लोगे खुद से? लिख लोगे खुद से, पीछे में जोड़ लिखा हुआ था, इसमें सिर्फ घटा लिख देना है। क्या लिखना है? घटा लिख देना है। क्या लिखना है बाबू? घटा लिखना है ना? क्या लिखना है? घटा लिखना है। अतः पूर्ण संख्याएं, अतः पूर्ण संख्या हैं, अतः पूर्ण संख्याएं क्या है छोटू? अतः पूर्ण संख्याएं, अतः पूर्ण संख्याएं घटाव के अंतर्गत, घटाव के अंतर्गत, घटाव के अंतर्गत क्या नहीं है? संवृत नहीं है। अतः पूर्ण संख्या व्याकलन के अंतर्गत, अंतर्गत संवृत नहीं है। क्या है? संवृत नहीं है बाबू रे, संवृत नहीं है। मतलब समझ में आया इसका? इसका मतलब समझ में आया छोटू? हाँ, संवृत का मतलब ये जो यहाँ पे संवृत दिया हुआ है, संवृत का मतलब समझ रहे हो? ये संवृत का मतलब समझ रहे हो? संवृत का मतलब समझ में आ रहा है ना कि क्या होता है? समृद्ध क्या बताया मैंने? समृद्ध, अगर दो पूर्ण संख्याएं जोड़ करके पूर्ण संख्या आ रहा है तो वो दोनों जो संख्या है मेरा क्या है? वो समृद्ध है। अगर नहीं आ रहा है तो समृद्ध नहीं है। यहाँ पे क्या दे हुआ कि जब हम लोग दो पूर्ण संख्याओं को घटा रहे थे, जब दो पूर्ण संख्याओं को घटा रहे थे तो सिर्फ हम लोग को पूर्ण संख्या ही नहीं मिल रहा था, तब सिर्फ हम लोग को सिर्फ पूर्ण संख्या ही नहीं मिल रहा था। क्या हो रहा था? सिर्फ पूर्ण संख्या ही नहीं मिल रहा था, सिर्फ पूर्ण संख्याएं नहीं मिल रहा था। क्या क्या मिल रहा था? पूर्ण संख्याएं भी मिल रहा था, पूर्ण संख्या के अलावा भी कोई एक संख्या हम लोग को मिल रहा था। तो बाबू इसमें तो जो हम लोग का है ये पालन तो नहीं कर रहा है। ये जो मेरा नियम है, ये जो हम लोग गुण धर्म जो चेक कर रहे हैं, तो इसका तो ये पालन नहीं कर रहा है ना, इसका तो पालन नहीं कर रहा है। तो इसका फिर लिख देंगे अर्थात, क्या लिख देंगे छोटू? अर्थात, अर्थात ए तथा बी, अर्थात किन्हीं, अर्थात किन्हीं दो पूर्ण संख्या, अर्थात किन्हीं दो पूर्ण संख्याएं, अर्थात किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं ए तथा बी, ए तथा बी, ए तथा बी, ए माइनस बी के लिए, ए माइनस बी के लिए, ए माइनस बी के लिए क्या है बाबू? ए माइनस बी के लिए क्या है छोटू? ए माइनस बी के लिए क्या है? ए माइनस बी, ए तथा पूर्ण संख्याएं ए तथा बी के लिए ए माइनस बी सदैव पूर्ण संख्याएं नहीं होगा। किन्हीं दो पूर्ण संख्याएं ए तथा बी, ए तथा बी के लिए ए माइनस बी, ए तथा बी के लिए, ए तथा बी के लिए, ए तथा बी के लिए क्या है? ए तथा बी, ए तथा बी के लिए, ए तथा बी के लिए ए माइनस बी सदैव पूर्ण संख्याएं नहीं है। ए माइनस बी सदैव क्या है? सदैव पूर्ण संख्याएं नहीं है। सदैव पूर्ण संख्याएं बाबू रे नहीं है। सदैव पूर्ण संख्याएं, सदैव पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है छोटू, सदैव पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो देखो, देखो तो बाबू, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात कि दो पूर्ण संख्या ए तथा बी के लिए, देखो ए तथा बी के लिए, ए तथा बी के लिए ए माइनस बी, ए माइनस बी सदैव क्या लिखे? ए माइनस बी सदैव पूर्ण संख्याएं नहीं है बाबू। मतलब क्या कि कभी कभी पूर्ण संख्याएं हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ तो मेरा जब दो पूर्ण संख्याओं को घटा रहे थे तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ देखो जब पूर्ण संख्याओं को घटाएं तो पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब यही हुआ कि ए माइनस बी सदैव पूर्ण संख्याएं नहीं है। चलो, जो हम लोगों ने जोड़ देख लिया, व्यवकलन देख लिया, मतलब घटाव देख लिया, अब हम लोग देखेंगे गुना। क्या देखेंगे बाबू? गुना को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे किसको? अब हम लोग देखेंगे गुणन को। किसको देखेंगे? गुणन। आ जाओ, हम लोग देखेंगे गुणन। गुणन मतलब क्या होता है? गुना। गुणन मतलब क्या होता है? गुना। अब देखो, जैसे हम लोग दो पूर्ण संख्याएं ले लेते हैं, दो पूर्ण संख्याएं ले लेते हैं, दो पूर्ण संख्याएं, कोई भी दो पूर्ण संख्याएं ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग जीरो ही ले लिए,
और 5 ही ले लिए। 0 और 5 को गुना करेंगे तो क्या आएगा बाबू? 0। 6 को ले लिए, 8 को ले लिए, तो क्या आ जाएगा? 6 48। 2 से 20 तक पहाड़ा आता है ना? 2 से 20 तक तो पहाड़ा आता ही होगा। 2 से 20 तक तो पहाड़ा आता है ना? चलो ठीक है, देखो अब फिर ले लेते हैं, मान लो कि 7 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। यहाँ जोड़ का चिन्ह नहीं ना होगा बाबू, गुना का चिन्ह होगा ना। 7 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, देखो 28। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमेशा जो है गुणन क्या प्राप्त हो रहा है हम लोगों को? क्या प्राप्त हो रहा है? क्या प्राप्त हो रहा है बाबू? सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही है। क्या हो रही है बाबू? सिर्फ पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे? जैसे लिखते आए हैं वैसे ही लिख देंगे। अतः पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्निहित नहीं है, गुणन के समवृद्धि के अंतर्निहित नहीं है। क्या लिखने का था? पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समवृत्त नहीं है। पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समवृत्त है ना बाबू, अतः पूर्ण संख्याएं गुणन के गुणन के अंतर्गत क्या है? गुणन के अंतर्गत समवृत्त है। क्या है बाबू? समवृत्त है। समवृत्त का मतलब कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं को गुना कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? पूर्ण संख्या ही मिल रहा है। तो लिख दिए कि अतः पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत समवृत्त है। बाबू ये जो हम जितना मेहनत से पढ़ा रहे हैं ना, आगे क्वेश्चन भी करवाएंगे, और क्वेश्चन अगर नहीं आया ना उसके बाद तुम लोग को इतना पिटाई लगेगा ना, तुम लोग समझ नहीं सकते हो। इसलिए जितना अच्छे से पढ़ा रहे हैं ना उतना अच्छे से समझो। ये नहीं कि मोबाइल को सामने में रख दिए हुए हैं, आपने कहीं देख रहे हैं, मोबाइल पे यहाँ क्लास चल रहा है आपने कहीं और देख रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है? अभी क्वेश्चन करवाएंगे, जस्ट इसका खत्म होगा उसके बाद तुरंत क्वेश्चन करवाएंगे हम। देखो क्या हो गया? तो पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत समवृत्त नहीं है, अर्थात अर्थात इन्हीं दो पूर्ण संख्याएं इन दो पूर्ण संख्याएं ए तथा बी के लिए क्या है? ए गुना बी सदैव क्या है? पूर्ण संख्या है। किन्हीं दो पूर्ण संख्याएं ए तथा बी के लिए ए गुना बी सदैव पूर्ण संख्याएं हैं। सदैव पूर्ण संख्याएं हैं बाबू। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे भाग के लिए, है ना? अब हम लोग देखेंगे भाग के लिए बाबू, ठीक है? आ जाओ। देखो अब हम लोग गुणन तक देख लिए, अब हम लोग देखेंगे भाग का। किसका देखेंगे? भाग का देखेंगे छोटू। आ जाओ देखो, अब हम लोग भाग के लिए देखेंगे। भाग के लिए मान लो कि हमको 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 क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है 4/5। 4/5, इसका मतलब क्या है बाबू? कि हमको दिया हुआ है 4 में 5 से भाग देना है। ये चीज़ समझ में आता है? ये चीज़ समझ में आता है ना? अब बताए थे क्लास शुरू होने से पहले, ये अंश है ये हर है। कभी भी अंश में जो है हर से भाग लगता है बाबू। देखो तो अगर 4/5 को हम ये 5 से 4 को भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा कटेगा। तुम लोग बोलोगे कि नहीं सर पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये जो है दशमलव में चला जाएगा, दशमलव में चला जाएगा। मतलब है कि ये पूर्ण संख्याएं नहीं है, पूर्ण संख्याएं नहीं है। क्या है बाबू? पूर्ण संख्याएं नहीं है, ठीक है? देखिए अब मान लीजिए जैसे 10/5 हो गया तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, क्या आ गया? 2। ये तो पूर्ण संख्याएं हैं। क्या होगा बाबू? ये इसमें भी जो है सदैव सदैव क्या है? पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती है। तो लिख देंगे अतः अतः पूर्ण संख्याएं
अतः पूर्ण संख्याएं क्या है? अतः पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्निहित नहीं है। अतः पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। अतः पूर्ण संख्याएं भाग के क्या है बाबू? अतः पूर्ण संख्याएं भाग के, अतः पूर्ण संख्याएं क्या है बाबू? अतः पूर्ण संख्याएं, अतः पूर्ण संख्याएं क्या है बाबू? अतः पूर्ण संख्याएं कहाँ गया? ये कौन सा खुल गया बाबू? अतः पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। क्या है बाबू? संवृत नहीं है। जब बाबू रे भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होगा तो कोई भी दो पूर्णांक कभी भी, कोई भी दो पूर्ण संख्याएं ए तथा बी के लिए ए भागा बी पूर्ण संख्या हो सकता है? तो तुम लोग कहोगे कि नहीं सर पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकता है। लिख देंगे अर्थात किन्हीं अर्थात किन्हीं अर्थात किन्हीं दो पूर्ण संख्याएं अर्थात किन्हीं दो पूर्ण संख्याएं अर्थात किन्हीं दो पूर्ण संख्याएं तथा ए तथा बी के लिए ए तथा बी के लिए ए भागा बी क्या है बाबू? ए भागा बी सदैव पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। ए तथा बी के लिए ए भागा बी सदैव, देख रहा है सदैव लिख रहे हैं ना बाबू, ये तो नहीं लिखेंगे कभी नहीं होता है। सदैव मतलब क्या? सदैव मतलब कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता है। तो क्या लिखे हैं बाबू? ए तथा बी के लिए ए भागा बी सदैव पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्याएं नहीं होती है बाबू, सदैव पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, नहीं होती। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कहोगे कि नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहोगे? कि नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहोगे? कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है। अब आ जाओ बाबू, अब आ जाओ किसके लिए? अब आ जाएंगे हम लोग किसके लिए? अब आ जाएंगे हम लोग ये किसके लिए देख रहे थे? पूर्ण संख्या के लिए ना। देखो क्या क्या हम लोगों ने देखा। हम लोग अभी पहला पहला गुणधर्म पढ़ रहे हैं, पहला गुणधर्म पढ़ रहे हैं संख्याओं का। कौन सा? समवृत्त या समवरक गुण, जिसमें हम लोग पूर्ण संख्या को भी पढ़ रहे हैं। तो पूर्ण संख्या के लिए हम लोगों ने योग पढ़ा मतलब जोड़ पढ़ा, व्यकलन पढ़ा मतलब घटाव पढ़ा कि क्या हो सकता है। इस सब पे क्वेश्चन करवाएंगे अभी, इसीलिए अच्छे से चीजों को समझना बाबू। जितना प्यार से हम समझा रहे हैं ना उतना ही प्यार से क्वेश्चन भी देंगे। अगर नहीं बनेगा ना तो उतना ही प्यार से पीटेंगे भी हम, मोबाइल से निकल करके। देखो गुणन के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने भाग के लिए पढ़ लिया, तो मेरा पूर्ण संख्या खत्म हो गया। मतलब पूर्ण संख्या के लिए मैंने सारा जो ये पहला गुण धर्म है, पहला गुण धर्म में मैंने जोड़ के लिए पढ़ लिया, घटा के लिए पढ़ लिया, गुणा के लिए पढ़ लिया, भाग के लिए पढ़ लिया। ठीक, तो पूर्ण संख्या के लिए मेरा हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या? अब हम लोग देखेंगे बाबू क्या? अब हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या के लिए। किसके लिए देखेंगे छोटू? अब हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या के लिए। ठीक है, देखो आ जाओ, हम लोग देखेंगे किसके लिए? प्राकृत संख्या के लिए। हम लोगों ने पूर्ण संख्या के लिए देख लिया, अब प्राकृत संख्या के लिए देखेंगे। देखो यहाँ पे हम लोगों ने ए नंबर में किसके लिए पूर्ण संख्या के लिए देखा था। अब हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या के लिए। किसके लिए देखेंगे छोटू? प्राकृत संख्या के लिए देखेंगे। देखो अब हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के लिए छोटू। प्राकृत संख्या पहले देख लेते हैं किसके लिए? पहले देख लेते हैं जोड़ के लिए। अब तो समझ में आ गया ना, अब तो उतना कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। जोड़ के लिए देखेंगे मतलब योग के लिए। देखो जब हम लोग दो प्राकृत संख्या को लेते हैं, मान लो दो प्राकृत संख्या ले लेते हैं 25 और प्लस 30, कितना हो गया? 55। मान लो ले लेते हैं 10 और प्लस 5, हो गया 15। तो जब दो प्राकृत संख्या को हम लोग जोड़ रहे हैं तो पूर्ण संख्या मिल रहा है ना, पूर्ण संख्या मिल रहा है, पूर्ण संख्या मिल रहा है। तो लिख देंगे व्यापक रूप से, व्यापक
व्यापक रूप से क्या है, व्यापक रूप से व्यापक रूप से किन्हीं दो किन्हीं दो किन्हीं दो प्राकृत संख्या किन्हीं दो प्राकृत संख्या a तथा b के लिए प्राकृत संख्या तथा a तथा b के लिए a प्लस बी सदैव प्राकृत है। क्या है, a प्लस बी क्या है बाबू, सदैव प्राकृत है। ठीक है, क्या है, सदैव प्राकृत है। लो छोटू, जोड़ का हो गया, जोड़ का हो गया। अब हम लोग प्राकृत संख्या क्या देख लेते हैं, घटाव का देख लेते हैं। ठीक है, घटाव को क्या कहते हैं, व्यवकलन। क्या कहते हैं बाबू, व्यवकलन। इसको क्या कहते हैं, घटाव। देखो तो छोटू, घटाव के लिए क्या होता है, घटाव के लिए क्या होता है, मान लो कि 10 यह भी प्राकृत संख्या है, 5 भी प्राकृत संख्या है। कितना आ गया, 5। वही मान लो बाबू हम लोग लेते हैं 30, 30 ले लेते हैं 32, तो आ गया -2। 30 में से 32, 32 में से 30 जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब बड़ा संख्या के पीछे में क्या है, माइनस है, तो माइनस आएगा -2। क्या -2 हमने कहीं पे प्राकृत संख्या में बताया था, तो नहीं बताया था, नहीं बताया था, तो ऐसे ही लिख लोगे, ऐसे ही लिख लोगे। अतः अतः क्या है, देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, व्यापक रूप से किन्हीं दो प्राकृत संख्या a तथा b के लिए a माइनस बी सदैव प्राकृत नहीं है, सदैव प्राकृत नहीं है। ठीक है बाबू, ठीक है, लिख लोगे। व्यापक 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 रूप से व्यापक रूप से किन्हीं दो प्राकृत संख्या किन्हीं दो प्राकृत संख्या संख्याएं a तथा b के लिए a तथा b के लिए a माइनस बी सदैव प्राकृत संख्या नहीं है। सदैव क्या है बाबू, सदैव प्राकृत संख्या नहीं है, संख्याएं नहीं है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत बोलोगे नहीं। तो हम लोगों ने जोड़ के लिए देख लिया, व्यवकलन के लिए देख लिया, मतलब घटाव के लिए देख लिया। अब हम लोग देखेंगे व्यवकलन के बाद किसके लिए, गुणन के लिए। अब देखेंगे हम लोग बाबू गुणन के लिए, गुणन गुणन के लिए। देखो, दो प्राकृत संख्या हम लोग ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 5 गुने 3, कितना हो गया 15। 5 और 3 तो प्राकृत संख्या है ना छोटू, 5 और 3 तो प्राकृत संख्या है ना बाबू, है या नहीं है, ये बता दो, है या नहीं है, ये कह दो। तो कहोगे कि है। अब मान लो 6 2 तो आ गया 12, आ गया ना। तो इसको भी इसी तरीके से लिख लोगे, जैसे हम लिख रहे थे ऐसे ही इसमें तुम लोग भी लिख लोगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भाग के लिए। किसके लिए देखेंगे बाबू, भाग के लिए। अब हम लोग देखेंगे भाग के लिए। दो प्राकृत संख्या ले लो, जैसे ले लो 5, 5/3 मतलब 5/3। ये प्राकृत संख्या है, तो बोलोगे कि नहीं सर, भाग देने के बाद जो मेरा आएगा वो कभी भी मेरा जो है प्राकृत संख्या नहीं आएगा, क्योंकि पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा। जैसे मान लो 6, जैसे मान लो 6/2 आएगा 3, तो तुम लोग कहोगे कि हाँ सर ये प्राकृत संख्या है। मतलब है कि कभी प्राकृत संख्या मिलेगा भी, कभी नहीं भी मिलेगा। तो इसमें भी तुम लोग खुद से ही लिख लोगे, लिख लोगे। ठीक है, बदमाशी नहीं करोगे, ये नहीं कि हाँ ठीक है सर पढ़ा दिए अब कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं लिखने का। इसमें भी लिख लोगे अच्छे से, जितना अच्छे से समझाए हैं वो सारा अच्छे से लिख लोगे बाबू। ठीक है, प्राकृत संख्या के लिए हो गया, पूर्ण संख्या के लिए हो गया। ठीक, और हम लोग कौन सी संख्या पर हैं छोटू, और हम लोग कौन सी संख्या पर हैं, और हम लोग कौन सी संख्या पर हैं। तो तुम लोग बोलोगे कि सर पूर्णांक संख्या पर हैं। तो देखो, अब हम लोग पूर्णांक संख्या के लिए देखते हैं। किसके लिए, पूर्णांक संख्या के लिए। अभी हम लोग क्या, कौन से गुण में देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं समवृत्त या संवरक नियम में ही देख रहे हैं। ठीक है बाबू, अभी समवृत्त या संवरक गुण में ही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना बाबू। तो देखो,
अब हम लोग देख लेते हैं क्या, पूर्णांक, पूर्णांक के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं पूर्णांक के लिए। देखो अब हम लोग पूर्णांक के लिए देखेंगे, तो पूर्णांक में क्या देखेंगे सबसे पहले, पूर्णांक में हम लोग सबसे क्या पहले क्या देखेंगे बाबू, जोड़ देखेंगे। क्या देखेंगे, जोड़ देखेंगे। ठीक है, आ जाओ जोड़ के लिए देख लेते हैं सबसे पहले। हम लोग जोड़ के लिए देख लेते हैं। देखो जोड़ के लिए, जब बाबू पूर्णांक, पूर्णांक हम क्या बताए हुए थे कि जीरो से लेकर के अनंत तक धनात्मक साइड भी, और जीरो से लेकर के अनंत तक निगेटिव साइड भी। ठीक है बाबू, जीरो से लेकर के, जीरो से लेकर के अनंत तक निगेटिव साइड भी, और जीरो से लेकर के अनंत तक पॉजिटिव साइड भी। एक मिनट बाबू, एक मिनट रुकना। आ जाओ बाबू, आ जाओ, क्या बता रहे थे हम, हाँ पूर्णांक संख्या के लिए जोड़ में, तो पूर्णांक संख्या हम लोग का कहाँ से कहाँ तक होता है, जीरो से लेकर के धनात्मक में अनंत तक, और जीरो से लेकर के ऋणात्मक में अनंत तक बाबू। तो देखो, देखो दो पूर्ण संख्या हम लोग ले लेते हैं, क्या करते हैं, दो पूर्ण संख्या ले लेते हैं, पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, सॉरी सॉरी, कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पूर्णांक संख्या ले लेते हैं। मान लो दो पूर्णांक संख्या कितना ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और प्लस 3 ले लेते हैं, कितना हो गया 8। 6 ले लेते हैं प्लस, और माइनस का 3 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, जब यहाँ पे प्लस माइनस का गुना करते हैं तो कितना होता है माइनस, प्लस माइनस का गुना करते हैं तो कितना होता है माइनस। तो 6 माइनस 3 बराबर हो जाएगा कितना, 3। तो ये क्या है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। अब मान लो -5 प्लस 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 कितना, -10 प्लस -10। देखो -5 -5 -5 -5, ये जो दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग पढ़ेंगे घटाव वाला है बाबू, यहाँ पे जरूरत नहीं है इसका। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा कि जब दो हम लोग पूर्णांक संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है बाबू, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक संख्या ही मिल रहा है। देखो ये वही देख लो, ये भी देख लो छोटू, जैसे माइनस, इसी में देख लो, ये जैसे -5 प्लस अब -6 कितना हो जाएगा, -5। अब बाबू रे ये प्लस और माइनस कितना हो जाता है माइनस, प्लस माइनस कितना होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो गया -11। कितना हो गया -11 बाबू रे। जैसे देखो माइनस और गुना, माइनस करेंगे तो ये हो जाता है प्लस, प्लस गुना माइनस करते हैं तो हो जाता है माइनस, माइनस गुना प्लस करते हैं तो हो जाता है माइनस, अब प्लस गुना प्लस करते हैं तो हो जाता है प्लस। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। और यहाँ पे ये जब जब कोष्ठ हो, जब कोष्ठ हो, ये जो कोष्ठ होता है, ये जो ब्रैकेट होता है, जो कोष्ठ होता है, मतलब है कि दोनों के बीच में गुना का चिन्ह होता है, तो प्लस और माइनस गुना होकर के माइनस आ गया तो हो गया -11। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं बाबू, पूर्णांक में देख रहे हैं कि हम जब जोड़ कर रहे हैं ना तो हम पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। देखो यहाँ आप तुम लोग कहोगे सर माइनस में प्राप्त हुआ, तो बाबू मैंने पूर्णांक में बताया था ना कि ऋणात्मक मान भी होता है, क्या होता है, ऋणात्मक मान भी होता है। अब देखो, अब घटाव के लिए देख लेते हैं, लिख लेना इसको भी वैसे ही उसी तरीके से। अब हम लोग घटाव के लिए देख लेते हैं। देखो अब हम लोग घटाव के लिए देख लेते हैं, अब हम लोग घटाव के लिए देख लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखना है छोटू, इसमें क्या लिखना है, जैसे लिख रहे थे ना, जैसे लिख रहे थे ना, जैसे पिछले वाले सब में लिखे हैं, जैसे पिछले वाले सब में लिखे हैं, लिख देंगे अतः, अतः पूर्णांक योग के अंतर्गत, योग के अंतर्गत क्या है, समवृत है, समवृत है। अर्थात, अर्थात किन्हीं दो पूर्णांक, अर्थात किन्हीं दो, अर्थात किन्हीं दो पूर्णांक ए तथा बी के लिए सदैव, ए तथा बी के लिए, ए तथा बी के लिए ए प्लस बी सदैव पूर्णांक होगा, ए प्लस बी सदैव क्या होगा, सदैव पूर्णांक होगा। क्या होगा बाबू, सदैव पूर्णांक होगा। ठीक है,
समझ में आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो अब हम लोग देखेंगे घटाव का बाबू, अब हम लोग देखेंगे घटाव का। घटाव में मान लो कि 8 ले लिए -6 ले लिए, कितना आ गया 2। 12 ले लिए, 12 ले लिए -18 ले लिए, कितना आ जाएगा माइनस का 6 ले लिए, -6 -8। मैंने क्या बताया था बाबू, -6 हो जाएगा, ये दोनों क्या बताया था, गुना में होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा 2। देखो प्रत्येक स्थिति में मेरा प्राकृतिक पूर्णांक संख्याएं मिल रही है, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं मिल रही है। तुम लोग बोलोगे कि हाँ सर पूर्णांक संख्याएं मिल रही है। चलो हम लोग अब गुना के लिए देखते हैं बाबू, इसको भी लिख लेना, जैसे लिखते हैं ना वैसे इसको भी लिख लेना, अतः करके, ठीक है। अब हम लोग गुना के लिए देखते हैं, देखो अब लोग गुणन के लिए देखते हैं, गुणन क्या, जब दो पूर्णांक को हम लोग गुना करेंगे तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। देखो कर लेते हैं गुना, पूर्णांक संख्या कितना है 5 ले लो, गुना -2 ले लो, कितना आ गया -10। देखो ये भी पूर्णांक है, ठीक है। 6 ले लिए, -5 ले लिए, -30, ये भी पूर्णांक है ना। 12 ले लिए, 2 ले लिए, ये भी 24, ये भी पूर्णांक है, ठीक है बाबू। देखो -6 गुने -5, ये कितना ले लिए 30, प्लस का 30, क्योंकि मैंने क्या बताया था माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 30। ये भी जो है ये भी पूर्णांक है, ठीक, ये भी पूर्णांक है। जब जोड़ रहे हैं, ये गुना कर रहे हैं तो पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, इसको भी लिख लेना छोटू। अब देख लेते हैं भाग के लिए। अब देखो भाग के लिए हम लोग देखेंगे, तो जैसे मान लो 4 मेरा पूर्णांक है, 5 मेरा पूर्णांक है, भागा 6 कर दे रहे हैं, 5/6। क्या ये पूर्णांक प्राप्त हो रहा है? तुम लोग बोलोगे कि नहीं सर पूर्णांक नहीं प्राप्त हो रहा है। मान लो -6 भागा -8, -6 भागा 8, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, -3/4। क्या ये पूर्णांक मिला? बोलोगे नहीं मिला। तो इसका मतलब कि जब दो पूर्णांक संख्याओं को देखो, जब दो पूर्णांक संख्याओं को क्या कर रहे हैं, जब दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमको पूर्णांक मिल रहा है। क्या कर रहे हैं? जब जोड़ रहे हैं तो हमको पूर्णांक मिल रहा है, ठीक है, जोड़ रहे हैं तो पूर्णांक मिल रहा है। उसके बाद घटा रहे हैं तो पूर्णांक मिल रहा है, गुना कर रहे हैं तो पूर्णांक मिल रहा है, लेकिन भाग दे रहे हैं तो पूर्णांक नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा छोटू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा ना। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है छोटू? नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक जो है कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग जो है, अब हम लोग अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे और आगे की क्लास अब अगले दिन करेंगे बाबू। क्या करेंगे? अब आगे की क्लास अगले दिन करेंगे। यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार अच्छे से चीज़ों को पढ़ना, पहले तो कॉपी पे लिखना सारा कुछ, ठीक है, क्लास करते करते पहले कॉपी पे लिखना, ठीक है। पहले तो एक बार ऐसे देखना, फिर कॉपी पे लिखना, फिर उस कॉपी को खुद से पढ़ना, तब जो है फिर अगले क्लास में तुम लोग आना, तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी बाबू आप लोगों को, ठीक है, बहुत ही अच्छे से चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।